हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी की डिमांड थी कि ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आइए, तो आज ईवीएस का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। इसमें 30 क्वेश्चन हैं जो अभी तक शिफ्टों में पूछे गए थे। उन्हीं में पहला सवाल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया गया है क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से या फिर क्षेत्र के जनसंख्या से। तीसरा ऑप्शन है क्षेत्र की औद्योगिक अवस्थापना से। चौथा ऑप्शन है क्षेत्र की पर्यटन सुविधाओं से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से। क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उत्पादकता का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। अमोनिया का नाइट्रोजन में, बिल्कुल सही बात है, अमोनिया का नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। अमोनिया का नहीं होता है, गलत बात है। दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन का अमोनिया में। नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन होता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण में, और नाइट्रोजन को फिर नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। मतलब कि बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है। ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस प्रमुख है। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं CO2। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस की प्रमुख गैस है। अगला सवाल है, वातावरण में पिछले 150 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है 250 से 800 ppm। दूसरा ऑप्शन है 350 से 450 ppm तक। तीसरा ऑप्शन है 250 से 400 ppm तक। चौथा ऑप्शन है 50 से 100 ppm तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 250 से 400 ppm तक। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है रासायनिक चक्र। दूसरा ऑप्शन है जैव भू रासायनिक चक्र। फिर तीसरा है नाइट्रोजन चक्र। चौथा है ऑक्सीजन चक्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र के अवयवों के चक्र को कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला सवाल है, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए वन से ढका आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र है। मतलब पारिस्थितिकी को संतुलन में बनाए रखने के लिए कितना % क्षेत्र पर वन होना आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। 33% सही वन होना चाहिए अपने क्षेत्र पे। अगर यही पहाड़ों पर देखें तो पहाड़ों में 66% वन होना जरूरी है। अगला सवाल, कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। कार्बन चक्र में जीवाणु की भूमिका है। तो इसका पहला ऑप्शन है रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में स्थिरीकरण करना, कि सकल ग्रह कार्बनिक पदार्थों के अपघटन में, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में स्थिरीकरण करना, ये तीनों ऑप्शन सही है। मतलब कि कार्बन साइकिल होती है, उसमें जीवाणुओं को जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, इसी को कहते हैं कार्बन चक्र। अगला सवाल है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। इकोसिस्टम में एनर्जी का प्राइमरी स्रोत क्या है, ये पूछा गया है। इसका पहला ऑप्शन है सूर्य का प्रकाश या सौर ऊर्जा, लकड़ी का कोयला, तापीय ऊर्जा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत होता है जिसमें इंसानों की कोई हस्तक्षेप ना हो, तो जैसे सूर्य का प्रकाश। बाकी कोयला, तापीय ऊर्जा, ये सभी गलत ऑप्शन है। अगला सवाल, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, नहीं है पूछा है, नहीं है। तो क्या नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन दिया अपघटक, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक, तीसरा ऑप्शन है पड़ रहित, चौथा ऑप्शन है मांसाहारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पड़ रहित। पड़ रहित, इसका सही आंसर हो जाएगा पड़ रहित। अगला 10वां सवाल है, किसी पारितंत्र में होते हैं, किसी इको मतलब पूछा गया है कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या क्या होते हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में होते हैं जैविक एंड अजैविक घटक, मतलब कि बायोटिक और अबायोटिक घटक।
बायोटिक घटक जैविक वो होते हैं जो सजीव होते हैं, और अजैविक वो होते हैं जो निर्जीव होते हैं। जैसे अजैविक घटक में वायु, जल आदि आते हैं, और जैविक घटक में आ जाएंगे जैसे पेड़, पौधे, मानव इत्यादि। अगला सवाल है, वनों को काटने से होता है, पूछा गया है वनों को काटने से होता है। पहला ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता तथा ऑक्सीजन की कमी। बिल्कुल सही बात है, अगर वनों को काटेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, और दूसरा वर्षा में कमी भी होगी, सूखा भी पड़ेगा। तो मतलब कि इसके चारों ऑप्शन सही, उपरोक्त से इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है 12 नंबर, जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को कहते हैं। जो जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं, इसमें पूछा गया है जैव मंडल में एक ही जाति की संख्या को क्या कहते हैं। इसको कहते हैं परिवार कहते हैं, या समुदाय कहते हैं, या समूह, या जनसंख्या। यह सभी को पता होना चाहिए, इसको जनसंख्या कहा जाता है। एक ही जाति के लोगों को जनसंख्या कहा जाता है। अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 1 से 2%। यहाँ पे लिंडेमैन वाला नियम नहीं लगाना है कि 10% ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, ये गलत हो जाएगा। वो होता है साइकिल में, एनर्जी वाले में। यहाँ पे पूछा गया प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, तो 1 से 2% ऊर्जा में बदलता, बाकी सब खराब हो जाता है। अगला सवाल है 14 नंबर, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे कहते हैं, इसको कहते हैं परितंत्र, मतलब कि इकोसिस्टम। इसको कहते हैं इकोसिस्टम। यह नहीं होगा, जैव समुदाय भी नहीं होगा, जैविक तंत्र भी नहीं होगा। अगला सवाल 15 नंबर, एक परितंत्र में शैवाल का स्थान होता है। शैवाल पूछा गया इकोसिस्टम में शैवाल का काम होता है। शैवाल उपभोक्ता नहीं होता है, ना ही परोक्ष होता है, ना ही अपघटक होता है। शैवाल एक उत्पादक होता है। शैवाल को बहुत सारी मछलियाँ खाती हैं, इसलिए उत्पादक के जगह आएगा, शैवाल उत्पादक होता है। अगला सवाल है, एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं। एक परितंत्र में मानव व सभी जंतु होते हैं, तो इसका सर्वाहारी तो सही है, लेकिन इसमें ये देखो सही आंसर सबसे सटीक कौन सा है, तो सबसे सटीक आंसर है उपभोक्ता। मानव व सभी जंतु उपभोक्ता होते हैं, ये किसी न किसी उत्पादक को अपना भोजन बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं ध्वनि के स्तर। हर एक शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है ध्वनि के स्तर को लेकर। जैसे पूछा जाता है कि फुसफुसाहट, तो फुसफुसाहट में ध्वनि की तीव्रता होती है 10 से 25 डेसिबल। और धीमा रेडियो में ध्वनि की तीव्रता होगी 30 से 40 डेसिबल। और वार्तालाप, जब हम लोग बातचीत आपस में करते हैं, तो इसकी ध्वनि की तीव्रता होती है 50 से 7 डेसिबल। और हल्का यातायात, यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता होती है 70 डेसिबल। और जहाँ व्यस्त बस्तियाँ होती शहरों में, वहाँ पे होती है ध्वनि की तीव्रता 80 डेसिबल। और जो ट्रक से आवाज़ आती है, उसकी ध्वनि की तीव्रता होती है 80 से 90 डेसिबल। और जेट इंजन एरोप्लेन के होते हैं, इनकी ध्वनि तीव्रता होती है 120 डेसिबल। और रॉकेट इंजन की तीव्रता होती है ध्वनि की 180 डेसिबल। ये याद कर लेना, अच्छी बात है, ये हर एक शिफ्ट में एक आ रहा है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोषक तत्व और स्रोत। पोषक तत्व स्रोत, जैसे कि कुछ पोषक तत्व होते हैं, इनसे पूछा जाता है कि कौन किस चीज़ से क्या मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट, पूछा गया कार्बोहाइड्रेट होता है गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद और सलजम में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब पूछा जाएगा विटामिन ए किस में पाया जाता है। विटामिन ए दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जियों आदि में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन बी किस में पाया जाता है। विटामिन बी मूंगफली, अंडा, मांस, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, टमाटर, दूध आदि में विटामिन बी पाया जाता है। इसके बाद फॉलिक एसिड किस में पाया जाता है। ये यकृत, लीवर मतलब किसी भी जानवर का लीवर, या हरी सब्जियां, अंडा, सोयाबीन, फल आदि। और विटामिन सी पाया जाता है नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, मिर्च और अंकुरित अनाज में। इसके बाद विटामिन डी पाया जाता है कॉड मछली का यकृत तेल, मतलब कॉड लिवर ऑयल इसको कहते हैं, मछली के तेल में पाया जाता है विटामिन डी। और त्वचा में सूर्य के प्रकाश से संश्लेषित होती है। अब पूछा जाए कौन सी ऐसी विटामिन है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, वो है विटामिन डी। विटामिन ई, ये अंकुरित गेहूँ तथा अन्य अनाज, सब्जियां, अंडा, वनस्पति तेल आदि में विटामिन ई पाई जाती है। विटामिन के, टमाटर, हरी सब्जियां, आंतों में उत्पन्न होती विटामिन के। सोडियम, खाने वाला नमक,
पोटेशियम कहाँ से मिलता है? मांस, दूध, अनाज, फल, हरी सब्जियाँ इत्यादि। और कैल्शियम कहाँ से मिलता है? कैल्शियम हम लोगों को मिलता है दूध, पनीर, साबुत अनाज, अंडे, मछली आदि। और लोह हम लोगों को मिलता है मांस, मछली, अंडे, राजमा। और इसी विटामिन में पूछ लिया जाता है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं और कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं। तो इसकी एक ट्रिक है, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि बीसी मतलब भैंस गई पानी में, तो विटामिन बी और सी ये पानी में घुलनशील हैं। बीसी मतलब भैंस गई पानी में, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। इसके बाद और बाकी जितने बचे ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन वसा में घुलनशील हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? जल में होते हैं बी और सी, ये होते हैं वाटर में सॉल्यूबल। उसके बाद जो ए, डी, ई, ओके, ये होते हैं वसा में घुलनशील। ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी विटामिन किस में घुलनशील है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर।